नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा सीटेट का दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था 29 जनवरी 2023 को। ठीक, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पेपर के पर्यावरण के 30 प्रश्नों की, और इसके जो हम उत्तर देखेंगे और इसका जो हम सोल्यूशन भी देखेंगे उसमें हम एनसीईआरटी को पूरा सोर्स लेंगे और एनसीईआरटी को हम अच्छे से इसमें एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर केरोसिन डालने का परामर्श दिया जाता है, ऐसा करने का लाभ क्या है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर केरोसिन डालने का परामर्श दिया जाता है, ऐसा करने का लाभ क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो केरोसिन हम डालते हैं पानी के पृष्ठ पर तो इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, अगर इसकी हम व्याख्या को समझ लेंगे तो हमारे इस प्रश्न का आंसर अपने आप निकल आएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर कोई पानी रुका हुआ है, ठीक है, और अगर उसमें केरोसिन ऑयल डाला जाए या उस पर कोई भी तेल डाला जाए तो जो ऑयल होता है उसकी एक जो परत होती है ऊपर जम जाती है। यहाँ पे एक परत जम जाती है तो उससे जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है पानी की तरफ, वो वहाँ पे जो परत होता है वो उस ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है या उस ऑक्सीजन की सप्लाई को वहां से काट देता है, जिसकी वजह से जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे केरोसिन की परत जम जाएगी ऊपर, और इस परत के जमने के कारण अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाएगा और अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। और जब अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जो मच्छरों के जो अंडे होंगे, लार्वा होगा, वो विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर वो विकसित नहीं होगा तो इसकी वजह से इनका प्रजनन जो है वो रुक जाएगा, और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी तो अंडे विकसित नहीं हो पाएंगे और इस वजह से मच्छरों का प्रजनन रुक जाएगा। तो अब अगर हम इस प्रश्न के ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है मच्छर केरोसिन से प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं, तो ये हमारा गलत है। दूसरा है मच्छर केरोसिन से मर जाते हैं, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तीसरा है मच्छर केरोसिन की परत में फंस जाते हैं, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और चौथा ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है कि केरोसिन की परत ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है और मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ठीक है, मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा चौथा हो जाएगा कि केरोसिन की परत ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है और मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। यहाँ पे बात की गई कि जो एक पक्षी है वो मरे जानवर को खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मरे जानवर को कौवा भी खाता है। एक पक्षी है जो मरे जानवर को खाता है और ठीक है वो ऊंचाइयों पे उड़ता है। तो आप इन दो पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान दो कि वो मरे जानवर को खाता है और ऊंचाइयों पे उड़ता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा है कौवा, कबूतर, कठफोड़वा और गिद्ध। तो यहाँ पे कबूतर और कठफोड़वा तो हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन कौवा भी हमारा मरे जानवर को खाता है। ठीक है, ये भी मरे जानवरों को खाता है और गिद्ध भी मरे जानवर को खाता है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें कि ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, तो कौवा हमारा अधिक ऊंचाई पे नहीं उड़ता है, जबकि गिद्ध हमारा जो होता है वो काफी ऊंचाई पे उड़ता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एनसीईआरटी में इसके सोर्स की बात करें, ठीक, अगर हम एनसीईआरटी में इसके सोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी की क्लास नंबर 3 से लिया गया है, और यहाँ पे सीधे पहली ये लिखी हुई है, सीधी यही पहली, और यहीं से सीटेट का ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे में उड़ता हूँ, गिद्ध में कहलाता हूँ। ठीक, चित्र भी इसका बना हुआ है। ठीक, तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका हमारा राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन के ऊपर। ठीक, तो इसका आंसर हम देखने से पहले हम इसका जो सोर्स है एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है इसको पहले हम देख लेते हैं। ठीक,
तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये हमारे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये एनसीईआरटी में एक चैप्टर है अनीता की मधुमक्खी। ठीक है, ये हमारा एक चैप्टर है अनीता की मधुमक्खी, उससे लिया गया है। और यहाँ पे दिया हुआ कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। ये मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, बिहार में। ठीक, ये बिहार की बात हो रही है, मुजफ्फरपुर जिला है बिहार का, वहां की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मतलब बिहार के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूं, ये अनीता के बारे में बात हो रही है। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला, ये हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही है। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना होता है, इसमें मधुमक्खियां अंडे देती हैं। ठीक है, और मधुमक्खी के पालन शुरू करने का सबसे सही समय जो होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का। ठीक है, हमारा एक पॉइंट यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीटेट बार लगभग सारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने मधुमक्खियां अंडे देती हैं, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी यही होता है। फिर आगे जो है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं मक्खियों का होता है। ठीक है, ये जो हमारी बात हो रही है कि इन्हीं मक्खियों का, ये हमारी जो वर्कर होती हैं, ठीक है, जो हमारी वर्कर मक्खी होती है उनके बारे में बात हो रही है। ठीक, तो छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं मक्खियों का होता है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालना भी ना हो तो छत्ता बने, ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। ये बात हो रही है वर्कर मक्खी की। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती हैं, और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। तो यहाँ पे जो नर मक्खी होती है इसके बारे में बताया गया है कि ये छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी होती है वर्कर मक्खी। ठीक है, और वहीं पे अगर आप बात करो तो हमारी जो रानी मक्खी होती है, ठीक है, कहाँ गई, तो हमारी जो रानी मक्खी होती है इसका काम केवल अंडे देना होता है। ठीक है, और छत्ते में जो नर मक्खी होती है इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक, और ऊपर हमने देखा कि अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है ये इनके अंडे देने का होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी यही होता है। ठीक, तो अब आते हैं अपने प्रश्न पे। ठीक, तो हमारा जो प्रश्न था कि बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो पहला कथन है कि मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि इसी समय ये मधुमक्खियां अंडे देती हैं, और सबसे सही समय भी यही होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है, छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली होती हैं, और ये ही छत्ते की अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों को करती हैं। तो ये भी हमने देखा कि वर्कर मक्खी जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, और सारे इंपॉर्टेंट काम वही करती हैं। ठीक, फिर तीसरा, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये भी हमारा सही है कि प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 है कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये छत्ता बनाती हैं और बच्चों को भी पालती हैं। हमारा ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नर मक्खियां कोई भी काम नहीं करती। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमसे जो प्रश्न किया गया कि इनमें से सही कथन है, सही है हमारा ए, बी और सी। तो इसका हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक, तो पहला वाला इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा इसमें ए, बी और सी सही है। ठीक, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के दौरान विभिन्न त्योहार मनाते निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नवचंद्र के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि नवचंद्र के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। नवचंद्र को ही हम अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, नवचंद्र को ही हम अमावस्या बोलते हैं। ठीक, और जिस दिन पूर्ण चंद्र होता है उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक, तो अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन दिया गया है दिवाली, होली, ईद, रक्षाबंधन। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा दिवाली होता है, ठीक है, ये कार्तिक मास में ये अमावस्या के दिन या नवचंद्र के दिन मनाया जाता है। ठीक है, हमारा दिवाली जो है कार्तिक मास में अमावस्या या नवचंद्र के दिन मनाया जाता है। नवचंद्र को ही हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अब अगर आगे बात करें हम तो हमारा होली और रक्षाबंधन ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और रही बात ईद की, तो हमारा ईद भी नवचंद्र के दिन नहीं मनाया जाता। नवचंद्र के दिन के बाद में, नवचंद्र के एक दिन के बाद ईद मनाया जाता है, तो इस वजह से हमारा ईद भी नवचंद्र के दिन नहीं मनाया जाता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा दिवाली, कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है दिवाली, ये नवचंद्र के दिन मनाया जाता है। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सांपों के समूह का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सांपों के समूह का चयन कीजिए। तो भारत में कुल 4 विषधर सांप पाए जाते हैं। ठीक, तो इसके ऑप्शन को देखने से पहले इसका थोड़ा एनसीईआरटी इसकी देख लेते हैं हम। ठीक, तो एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, करेत, दुबैया और आफाई। ठीक है, नाग, करेत, दुबैया और आफाई, ये 4 केवल सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। ठीक, तो अब इसके हम अगर प्रश्न को देखें तो यहाँ पे पूछा गया है भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सांपों के समूह का चयन कीजिए। तो भारतीय चूहा, सर्प, नाग, पाइथन, अजगर, ये हमारा गलत है। नाग, करेत, दुबैया, रेत बोवा, ये भी गलत है। नाग, करेत, दुबैया, आफाई, हमारा ये ऑप्शन नंबर सही है। और दुबैया, आफाई, करेत, भारतीय चट्टान, पाइथन, अजगर, ये भी हमारा गलत है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है तीसरा, कि भारत में कुल 4 सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। यह है नाग, करेत, दुबैया और आफाई। ठीक है, वैसे और कई सारे भी सांप पाए जाते हैं जहरीले होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो मनुष्य की मृत्यु सिर्फ इन्हीं 4 सांपों के काटने से होती है। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने इस पे जोर दिया है कि यही 4 सांप मेन है, बाकी 4 के अलावा भी भारत में सांप जहरीले पाए जाते हैं। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम खेजड़ी के वृक्ष के बारे में कथनों पर विचार करने से पहले हम देख लेते हैं एनसीईआरटी इसकी। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है, तो खेजड़ी यह एक पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे खेलते भी हैं। तो पहला हमारा जो यहाँ पे है कि यह रेगिस्तान में पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, इसके पेड़ की छाल दवा में काम आती है, इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, इस पेड़ की फलियों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। ठीक, और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे खेलते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसका जो पेड़ है खेजड़ी का, ठीक है, ये छायादार भी होता है। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न कह रहा था कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो अगर हम इसके ऑप्शन को देखें तो यह वृक्ष मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, नहीं, ये पाया जाता है राजस्थानी क्षेत्रों में या राजस्थान में ही पाया जाता है ये, ठीक। फिर अगला हमारा है इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, हमारा ये सही है, इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, हमारा सही है। फिर यह छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि खिजड़ी का पेड़ छायादार होता है, ठीक। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है और लोग पतली नली से इस पानी को पीते हैं, नहीं, ये रेगिस्तानी ओक के बारे में बात हो रही है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ई है कि लोग इस पेड़ की फलियों की सब्जियां बनाते हैं और इसकी छाल दवाई में काम आती है, तो हमारा ये भी सही है कि इसके फलियों की सब्जियां बनती हैं और इसकी छाल दवाई बनाने के काम में आती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई भी यहाँ पे सही है। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर है, इसमें हमारा सही है बी, हमारा सही है, हमारा सी सही है और हमारा ई सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 है बी, सी और ई, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों का समूह चुनिए, ठीक है। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों का समूह चुनिए, हमारा ये अगला क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें तो हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो हमारा जो डीजल होता है ये पेट्रोलियम उत्पाद है, हमारा पेट्रोलियम उत्पाद है, जबकि एथेनॉल हमारा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। हमारा अगला ऑप्शन है प्लास्टिक, पेंट और एलपीजी, तो हमारा जो प्लास्टिक होता है पेट्रोलियम उत्पाद नहीं होता है, ठीक है। हमारा एलपीजी पेट्रोलियम उत्पाद होता है, ठीक है, और पेंट भी हमारा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं होता है, ठीक। फिर अगला है कि मोम, ग्रीस और रेयान, तो हमारा जो मोम होता है ये हमारा पेट्रोलियम उत्पाद होता है, हमारा ग्रीस भी जो होता है पेट्रोलियम उत्पाद होता है, लेकिन जो हमारा रेयान होता है हमारा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं होता, ये कपड़ा है, ठीक। फिर हमारा चौथा है कि एलपीजी, कोल टार और मोम, तो हमारा एलपीजी भी पेट्रोलियम उत्पाद होता है और कोल टार भी पेट्रोलियम उत्पाद होता है और मोम भी पेट्रोलियम उत्पाद होता है, तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा चौथा कि एलपीजी, कोल टार और मोम ये तीनों जो है ये पेट्रोलियम उत्पाद हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल पीने के लिए कहती है, यह बात कर रही है। प्रश्न है कि एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल पीने के लिए कहती है, यह बात कर रही है ताजे पानी की, भूमिगत जल की, पेयजल की, नल के पानी की, ठीक है। तो यहाँ पे ताजे पानी की कोई बात नहीं की जा रही, ना ही यहाँ पे जल के स्रोत की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमारा भूमिगत जल भी यहाँ पे नहीं होगा और जल के स्रोत में हमारा नल का पानी भी आएगा, तो इसकी हमारी बात नहीं की जा रही। यहाँ पे हमारी बात हो रही है पेयजल की, ठीक है, यहाँ पे हमारे पेयजल की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पे मलेरिया पर कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये भी सीधा हमारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, इसको पहले हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में, ठीक। तो ये हमारे हैं रोनाल्ड रॉस जी, ठीक है, जिन्होंने मलेरिया पे अध्ययन किया था, ठीक। तो रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है रोनाल्ड रॉस की, जिनको दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है, ठीक है।
कि रोनाल्ड रॉस को मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आप रेलवे स्टेशन पर हैं और अपने होटल पहुंचना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन और होटल के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। होटल पहुंचने के लिए पहले आप ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं, फिर ठीक पूर्व में 500 मीटर और अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर दूरी चलकर होटल पहुंचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? तो ये प्रश्न हमारा दिशा और दूरी का है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारा सबसे ऊपर की दिशा में होता है उत्तर, ठीक है, और सबसे नीचे की दिशा में हमारा होता है दक्षिण। ठीक, और हमारे बाएं तरफ होता है पूर्व और हमारे दाएं तरफ होता है पश्चिम। अगर आपको कॉपी में करना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि ऊपर की दिशा में उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, ठीक है, और बाएं तरफ पूर्व होगा और दाएं तरफ पश्चिम होगा। ठीक, अब अगर आगे बात करें तो ये हमारा रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप प्रश्न में बात की गई है कि होटल पहुंचने के लिए पहले ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलता है और वो रेलवे स्टेशन पे था। तो अभी वो रेलवे स्टेशन पे है, अब वो 100 मीटर जाएगा ठीक पश्चिम में। ठीक, तो 100 मीटर वो चला गया ठीक पश्चिम में। इसके बाद अगर आगे प्रश्न पढ़े तो फिर लिखा हुआ है कि ठीक उत्तर में 50 मीटर चलता है। तो हमारा उत्तर है इस तरफ। ठीक है, तो ठीक उत्तर में 50 मीटर चलता है। ठीक है, तो हमने उसको उत्तर में 50 मीटर चला दिया। अब आगे बात की गई कि फिर ठीक पूर्व में 500 मीटर चलता है। अब हमें पूर्व की तरफ 500 मीटर जाना है। ठीक, तो हम ये पूर्व की तरफ 500 मीटर चले गए। ठीक, और अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर दूरी चलकर होटल पहुंच जाता है। अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर दूरी चलकर होटल पहुंच जाता है। ठीक, तो अब 70 मीटर दूरी की तय किया और ये होटल पहुंच गया। तो अब हमें बात करनी है कि होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दूरी, कि हमें होटल जो है होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दूरी हमें बतानी है। तो आप देखें तो ये हमारा ऊपर हमारा हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा हमारा दक्षिण। इधर हमारा पूर्व है, इधर हमारा पश्चिम है। तो अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे हम दिशा की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिशा कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, यहाँ पे दिशा कुछ इस तरह से बन रही है और हम जानते हैं कि हमारा जो ये तरफ होगा, ठीक है, हमारा ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक, और अगर हम इधर देखें, ठीक है, हमारा जो ये वाला एरिया बनता है, ये वाला, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कि होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो दक्षिण पश्चिम है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक, तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल बढ़ती है और वायु में नमी की मात्रा जलवाष्प या आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, अगर वायु में नमी है और जलवाष्प या आर्द्रता अधिक है तो हमारा जो वाष्पन के कारण जो शीतलन होगा ये हमारा कम होगा। तो इस वाले ऑप्शन में भी हमारा जो शीतलन होगा ये कम ही होगा। ठीक है, फिर दूसरा है बढ़ती है, मतलब जब वायु के बहने की चाल बढ़ती है और वायु में नमी की मात्रा जलवाष्प या आर्द्रता कम होती है। तो जब जलवाष्प या आर्द्रता कम होगी, ठीक है, और हवा भी तीव्र ही चलेगी, तो यहाँ पे जो हमारा शीतलन होगा वाष्पन के कारण ये बढ़ जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, फिर है कि घटती है, जब वायु में बहने की चाल घटती है और वायु में नमी की मात्रा जलवाष्प या आर्द्रता कम होती है, तो जब जलवाष्प या आर्द्रता कम होगी तो वहां पे हमेशा जो होगा वो वाष्पन के कारण शीतलन तीव्र होगा। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। फिर हमारा, तो अगर हम बात करें तो हमारे ऑप्शन नंबर 4 की, तो जब वायु के बहने की चाल घटती है और वायु में नमी की मात्रा जलवाष्प या आर्द्रता अधिक होती है, तो अगर हम देखें कि जब वायु के बहने की चाल घटेगी,
ठीक है, और वायु में नमी की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, तो वहां पे जो वाष्पन के कारण जो शीतलन होगा, ठीक है, जो शीतलन कम होगा वो सबसे कम होगा इस दशा में, ठीक है, सबसे कम होगा इस सिचुएशन में। इस वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे हमारा ये सही होगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें भी कम होता है, ठीक है। यहाँ पे वायु तेज तीव्र चल रही है, यहाँ पे वायु की की बहने की चाल जो है वो धीरे है या घटती है, तो इस वजह से इस ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा उसमें शीतलन की प्रक्रिया धीमी होगी। ऑप्शन नंबर 1 में भी धीमी होगी, ऑप्शन नंबर 4 में भी धीमी होगी, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें सर्वाधिक धीमी गति से शीतलन होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के युगल चुनिए। निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के युगल चुनिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि गोवा और पुदुचेरी, दूसरा है मिजोरम लद्दाख, तीसरा है दिल्ली लक्षद्वीप, चौथा है नागालैंड और जम्मू कश्मीर। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा दिल्ली और लक्षद्वीप ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण के दिन होता है। चंद्र ग्रहण के दिन होता है, तो चंद्र ग्रहण बाल चंद्र के दिन होता है। तो हमारा जो बाल चंद्र होता है यही हमारा नव चंद्र भी होता है, तो इस दोनों के दिन नहीं होता है। चौथाई चंद्र के दिन, चौथाई चंद्र के दिन भी हमारा चंद्र ग्रहण नहीं होता है। हमारा चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक, पूर्णिमा के दिन होता है, और पूर्णिमा को हम अमावस्या बोलते हैं, ठीक। तो हमारा जो चंद्र ग्रहण होता है ये हमारा पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान में उद्भूत वर्षा जल संग्रहण की प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है। राजस्थान में उद्भूत वर्षा जल संग्रहण की प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गुल, कुल, बावड़ी और नौला। तो गुल और कुल हमारा राजस्थान का पानी संग्रहण नहीं है, यहाँ पे बावड़ी होती है, और बावड़ी या फिर घड़ीसर होता है यहाँ पे, ठीक है। तालाब को हम राजस्थान में घड़ीसर बोलते हैं, और तालाब को राजस्थान में छोटे तालाब को बावड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बावड़ी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अगर एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दिया है, अगर उसको हम देखें तो यहाँ पे है कि 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ियों में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। तो ये जोधपुर हमारा राजस्थान में है, ठीक है। तो ये बावड़ी जो है राजस्थान की है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशाएं क्रमशः हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष ओडिशा की राजधानी और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशाएं क्रमशः हैं। तो हमें भारत की राजधानी के सापेक्ष ओडिशा की राजधानी और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की हमें दिशाएं बतानी है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं पहले, ठीक। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे भारत की राजधानी, ठीक है, यहाँ पे हमारे भारत की राजधानी है, ठीक है, न्यू दिल्ली यहाँ पे है। और आप आगे बढ़ो, ठीक है, तो आप देखोगे ये हो गई भारत की राजधानी, ठीक। और यहाँ पे है उड़ीसा, भुवनेश्वर यहाँ पे है, ठीक। उड़ीसा भुवनेश्वर हो गया ये। अब आगे देखें तो हमारा ये है कर्नाटक, ये है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी ये है बेंगलुरु, ठीक। अब हम देखें अगर जो तो हमारा सबसे ऊपर जो होता है ये हमारा होता है उत्तर, ठीक है, और नीचे हमारा होता है दक्षिण, और ये हमारा होता है पूर्व, और ये हमारा होता है पश्चिम,
ठीक। तो अगर हम दिशाओं की बात करें तो अगर आप देखोगे तो कर्नाटक जो है वो हमारे भारत की राजधानी या हमारी राजधानी के ठीक दक्षिण में स्थित है। तो इसकी दिशा तो दक्षिण हो गई, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी की। अब अगर बात करो आप उड़ीसा की, तो यहाँ पे अगर आप उड़ीसा की राजधानी देखोगे तो उड़ीसा की राजधानी जब आप देखोगे तो यहाँ से ये हम चल रहे हैं दक्षिण की तरफ, ठीक है, इधर जो हम चल रहे हैं दक्षिण की तरफ चल रहे हैं, ठीक। और फिर हम चल रहे हैं पूरब की तरफ, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए कि भारत के राजधानी के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी दक्षिण पूर्व और कर्नाटक की राजधानी दक्षिण में स्थित है। तो हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं पहले। तो जैसा हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशाएं क्रमशः हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व और दक्षिण में, कि हमारी जो राजधानी भारत की राजधानी से भुवनेश्वर होगा वो दक्षिण पूर्व में होगा और जो कर्नाटक होगा वो दक्षिण में होगा, ठीक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। हमारा अगला प्रश्न है कि शाह मीर अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को संग्रहालय ले जाता है। भ्रमण के दौरान वह एक पुरानी पेंटिंग देखते हैं जिसमें एक किले का निर्माण दिखाया हुआ है। शाह मीर विद्यार्थियों से यह देखने का आग्रह करता है कि उसमें कितने पुरुष और महिलाएं कार्य कर रहे हैं और वे किस प्रकार का काम कर रहे हैं। शाह मीर विद्यार्थियों में एक विकसित करने का प्रयास कर रहा है। शाह मीर विद्यार्थियों में क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो शाह मीर अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को संग्रहालय लेके जाता है, ठीक है, वो भ्रमण के लिए लेके गया है। भ्रमण के दौरान वह एक पुरानी पेंटिंग देखते हैं, ठीक है, पुरानी पेंटिंग देखते हैं, ठीक है, जिसमें एक किले का निर्माण दिखाया गया है। शाह मीर विद्यार्थियों से यह देखने का आग्रह करता है, या देखने का आग्रह करता है मतलब कि अवलोकन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, का आग्रह करता है कि वह उसमें कितने पुरुष और महिला कार्य कर रहे हैं, वह किस प्रकार का काम कर रहे हैं, शाह मीर विद्यार्थियों में क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर पहला वाला ये ऑप्शन हो जाएगा, अवलोकन, क्योंकि यहाँ पे अवलोकन करके किसी चीज को समझने या उसके बारे में जानने की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे शाह मीर जो है अपने विद्यार्थियों में अवलोकन को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, अवलोकन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा राइट आंसर अवलोकन हो जाएगा। उसके बाद फिर बात की जा रही है कि उसने दिखाया और शाह मीर विद्यार्थियों से यह देखने का आग्रह करता है कि उसमें कितने पुरुष और महिलाएं हैं, ठीक है, उसमें कितने पुरुष और महिलाएं हैं, ठीक। तो यहाँ पे विश्लेषण की बात भी की गई है, ठीक, यहाँ पे विश्लेषण की बात भी की जा रही है कि उन चित्रों का या उन पेंटिंग का विश्लेषण करना है, ठीक है, उनका अवलोकन करना है और उनका विश्लेषण भी करना है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा पहला, कि यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि ठाउरी अपर्णा को यह बताते हुए बहुत खुश हो रही थी कि इस आखा तीज पर उसकी शादी हो रही है, उसे नया लहंगा साड़ी मिलेगा, खूब सारी मिठाई और गहने मिलेंगे और वह दूसरे गांव जाएगी। अपर्णा इस तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की के इतनी छोटी उम्र में विवाह को लेकर चिंतित है। यह प्रथा अक्सर इस गांव में होती रहती है। अपने गांव में बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए अपर्णा को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए अपर्णा को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है पुलिस को सूचित कर शादी को रोकना चाहिए। यहाँ पे हमारे अपर्णा एक टीचर है, आप इसको समझिए कि अपर्णा एक टीचर है, ठीक है। तो क्या उसे पुलिस को सूचित कर शादी को रोकना चाहिए? नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे गलत है। दूसरा है उसके माता पिता से बात करके विवाह को रोकना चाहिए, ये भी हो सकता है, राइट आंसर ये भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। फिर तीसरा है ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से बात करके शादी को रोक देना चाहिए, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा।
फिर चौथा है ग्रामीण समुदाय को स्कूल में आमंत्रित कर बाल विवाह के दुष्परिणामों पर अक्सर नाटक दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे सटीक आंसर बैठ रहा है वो हमारा चौथा है कि ग्रामीण समुदाय को स्कूल में आमंत्रित कर बाल विवाह के दुष्परिणामों पर अक्सर नाटक दिखाना चाहिए। ठीक है, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं और वो जागरूक होंगे और धीरे धीरे इन सब चीजों में कमी आएगी। ठीक, तो इसका हमारा राइट आंसर चौथा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। ठीक, प्रयोग करना। ठीक, प्रयोग करना हमारी ईवीएस में उपयुक्त उपागम है, प्रयोग करके सीखना। ठीक है, व्याख्यानों द्वारा शिक्षण, ये बड़ी कक्षाओं में दिया जाता है। कथावाचन, ठीक है, स्टोरी टेलिंग, ये भी सही है हमारा। फिर है निर्देशित अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण मतलब किसी चीज के बारे में, यहाँ पे अन्वेषण तो हम करते हैं, यहाँ पे निर्देशित की बात की गई है कि किसी देख रेख में अन्वेषण करवाना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी भी यहाँ पे सही है। विचार विमर्श, ठीक है, विचार विमर्श भी हमें करना चाहिए, हमारा ऑप्शन नंबर ई भी यहाँ पे सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक, कि ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है तो व्याख्यानों द्वारा शिक्षण, क्योंकि ईवीएस जो होता है वो 1 से 5 का टॉपिक है मेनली, और ये 105 के हितों, इस 1 से 5 के ही संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे व्याख्यान विधि की कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी को कक्षा में पढ़ाया गया कोई भी ईवीएस का विषय समझने में मुश्किल होती है तथा वह भावी आकलन के लिए उसे ग्रहण नहीं कर पाता, विषय को सीखने में आप उसकी मदद कैसे करेंगे। ठीक है, प्रश्न ये है कि एक विद्यार्थी को कक्षा में पढ़ाया गया कोई भी ईवीएस का विषय समझने में मुश्किल होती है तथा वह भावी आकलन के लिए उसे ग्रहण नहीं कर पाता। ठीक है, विषय को सीखने में आप उसकी मदद कैसे करेंगे। तो ऑप्शन हमारा पहला है कि अधिगम के समय एक मिश्रित समकक्ष समूह बनाकर, अधिगम के समय एक मिश्रित समकक्ष समूह बनाकर। ठीक है, यहाँ पे पेयर लर्निंग की बात की जा रही है, इसको हम बढ़ावा देंगे। फिर है कार्यों को हिस्से में विभाजित करके और प्रत्येक हिस्से को अलग अलग सिखाकर, ये भी हमारा सही है। फिर तीसरा, उस विद्यार्थी के लिए सभी पाठों के ब्रेल पाठ विकसित करना। तो ब्रेल पाठ जो होते हैं ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए होते हैं। तो हमारे प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि वो जो विद्यार्थी है वो दृष्टिबाधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर चौथा है उस विद्यार्थी के लिए सभी पाठों के श्रव्य पाठ विकसित करना। तो यहाँ पे जो श्रव्य पाठ विकसित किए जाते हैं ये भी दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए ही विकसित किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ए सही है और बी सही है। तो हमारा राइट आंसर पहला हो जाएगा ए और बी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि ईवीएस अधिगम के अधिगम सूचकों संकेतों को निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करता है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ईवीएस होता है, ईवीएस में जो अधिगम होता है तो अधिगम को इंगित कौन करता है। यहाँ पे सीधा इसकी बात की जा रही है कि इस चारों ऑप्शन में अधिगम को कौन इंगित कर रहा है। ठीक है, कि बच्चों का अधिगम हो रहा है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है अवलोकन और विवरण देना। तो ईवीएस में अवलोकन की बात की जाती है, ईवीएस में विवरण देने की भी बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक सही है। फिर है संश्लेषण करना, ये हमारी छोटी कक्षाओं के लिए सही नहीं होती है विधि और ईवीएस के लिए भी नहीं। साझा दृष्टिकोण के प्रति संवेदना रखना, छोटे बच्चों से ऐसी अपेक्षाएं नहीं की जा सकती हैं। अनुसंधान करना, यह भी छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है। तो अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो अवलोकन और विवरण देना हमारा ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे सही है। ठीक, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? अवधारणात्मक ज्ञान विकसित करना, प्रक्रियागत ज्ञान का विकास करना, उच्च स्तरीय चिंतनशील कौशलों का विकास करना, अवधारणात्मक समझ का विकास करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है कि अवधारणात्मक ज्ञान का विकास करना, ये हमारा सही नहीं है। इसमें प्रक्रियागत ज्ञान का विकास करना, ये भी सही नहीं है। उच्च स्तरीय चिंतनशील कौशल का विकास करना, ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि ईवीएस का जो हम पाठ्यक्रम बनाते हैं वो हमारा इस दृष्टिकोण से बनाते हैं कि जो बच्चे हों, ठीक है, उनमें चिंतनशीलता बढ़े और वो चीज़ों को समझें और समझ के उस पर चिंतन कर सकें कि चीज़ें कैसे बनती हैं और खोजी अधिगम को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 की उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना हमारा इसका मेन लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा ने सिफारिश की थी कि पहले 2 वर्षों अर्थात कक्षाएं 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों सम्मिलित होंगे, जबकि कक्षा 3 से 5 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान भाग 1 और भाग 2 पृथक पृथक होंगे। यहाँ पे बात की जा रही है, ऑप्शन है कि एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1905। तो एनसीएफ 1905 एकीकरण की बात करता है, एकीकृत ईवीएस की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा पहले यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 1988 भी इसकी बात नहीं करता है। ठीक है, तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर होगा एनसीएफ 1975। एनसीएफ 1975 कहता है कि पहले 2 वर्षों अर्थात कक्षाएं 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों सम्मिलित होंगे, जबकि कक्षाओं 3 से 5 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान भाग 1 और भाग 2 पृथक पृथक होंगे। ठीक, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 एनसीएफ 1975। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे ही इंटरवल की घंटी बजती है बच्चे परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक, जैसे ही इंटरवल की घंटी बजती है बच्चे परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से किस प्रकार का उदाहरण है? ठीक है, सीखने के निम्नलिखित उदाहरणों में से निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है? तो यहाँ पे घंटी से आप याद रखो कि यहाँ पे पावलोव के सिद्धांत की बात की जा रही है और जो पावलोव का सिद्धांत है वो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत पावलोव का है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं के पाठ कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को में यह बताया गया है कि पक्षी अलग अलग चेतावनी आवाजें निकालते हैं। निम्नलिखित में से इसे पढ़ाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ठीक है, निम्नलिखित में से इसे पढ़ाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? शिक्षकों द्वारा विभिन्न आवाज की नकल करना किया जा सकता है, विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न आवाजों की नकल किया जाना, ये भी हो सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों से रिकॉर्ड की गई आवाजों को पहचानने के लिए कहना, ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाना और पक्षियों की आवाजें सुनने के लिए कहना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा है, वैसे तो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर सारे सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर इसका होगा वो होगा चौथा, कि विद्यार्थियों को भ्रमण के लिए ले जाना और पक्षियों की आवाजें सुनने के लिए कहना। इसका जो चौथा ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल आधारित आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर स्कूल आधारित या विद्यालय आधारित आकलन की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यह शिक्षार्थी केंद्रित होता है। ठीक है,
सही है। यह शिक्षक केंद्रित होता है। स्कूल आधारित आकलन शिक्षक केंद्रित नहीं होता है। यह प्रकृति में नैदानिक होता है। ये सही है, क्योंकि जो स्कूल आधारित आकलन होते हैं इसमें बच्चों की कमियों को देखा जाता है और उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, तो यह प्रकृति में नैदानिक है। ये भी सही है। फिर डी चौथा ऑप्शन है कि इसका फोकस उपलब्धि के मूल्यांकन पे होता है। उपलब्धि के मूल्यांकन का फोकस जो होता है वो हमारा सबसे आखिरी होता है। उपलब्धि का मूल्यांकन जो हमारा होता है ये हमारा सबसे समेटिव असेसमेंट हमारा जो होता है वो हमारा उपलब्धि के फोकस पे होता है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर हम सही की बात करें तो हमारा ए सही है कि यह शिक्षा अब कि स्कूल आधारित आकलन या शिक्षार्थी केंद्रित होता है। स्कूल आधारित आकलन यह प्रकृति में नैदानिक होता है। तो अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी, मतलब कि पहला वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, कि यह शिक्षार्थी केंद्रित होता है या प्रकृति में नैदानिक होता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना के लिए प्रयोज्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना के लिए प्रयोज्य है। यहाँ पे यूनिट प्लान की बात की जा रही है। हमारा ऑप्शन है किसी ऐसी विषय वस्तु के लिए योजना बनाना जो कि समग्र रूप से संबद्ध हो। ये हमारा सही है। ठीक है, 10 से अधिक पाठों के लिए इकाई योजना बनाना। इकाई योजना एक ही पाठ के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसमें प्रत्येक पाठ योजना के लिए विस्तृत अधिगम के क्रियाकलाप होते हैं नहीं। या शैक्षिक सत्र के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाना है। ठीक है, ये हमारा तो करिकुलम वाला पार्ट हो जाता है या फिर ईयर प्लान के अंतर्गत आता है कि शैक्षिक सत्र के लिए शिक्षण अधिगम का योजना बनाना, ये हमारा ईयर प्लान के अंतर्गत आता है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसी ऐसी विषय वस्तु के लिए योजना बनाना जो कि समग्र रूप से संबद्ध हो। हमारा पहला वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक है। बच्चों का वातावरण, ये है पाठ्य पुस्तकें, भाषिक योग्यता, शिक्षक। तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तकें नहीं होगी, भाषिक योग्यता नहीं होगी, शिक्षक नहीं होंगे। जो बच्चों का पर्यावरण होगा उसी के इर्द गिर्द हमें सारी चीजें उन्हें पढ़ानी है। खासकर प्राथमिक अवस्था में जब बालक होगा तो उसको हमें सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द ही पढ़ानी, बच्चों के वातावरण के इर्द गिर्द ही। तो इसीलिए पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक होगा बच्चों का वातावरण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण के उद्देश्य हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण के उद्देश्य हैं। पहला है पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जानकारी का विकास करना, सही है। बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में, ये भी सही है। बच्चों के अधिगम क्षमताओं को विशेषकर एक मूर्त अधिगम अनुभव द्वारा बढ़ाना, ये भी हमारा सही है। विद्यार्थियों को एक रैखिक अधिगम देना, रैखिक मतलब एक लीक पे ही रहना, वहां से हटना नहीं, तो इसकी बात इसमें एनसीएफ 2005 में नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पे एक ही पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जानकारी का विकास करना सही है। बी हमारा सही है, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में। सी हमारा सही है, बच्चे की अधिगम क्षमताओं को विशेष रूप से एक मूर्त अधिगम अनुभव द्वारा बढ़ाना, ये भी हमारा सही है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, पहला वाला इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिचर्या प्रणाली का गुणधर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा परिचर्या प्रणाली का गुणधर्म है। पहला कि विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को लेखन कौशल को बेहतर बनाना, सहपाठियों में विचारों के आदान प्रदान को सम्मिलित करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना, ये परिचर्या प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएगा। उनको किसी भी समूह में नहीं बांटना है। ठीक है,
विद्यार्थियों के लेखन कौशल को बेहतर करना, ये भी परिचर्चा प्रणाली में नहीं आता है। ठीक है। सहपाठी में विचारों के आदान प्रदान को सम्मिलित करना, हमारा ये सहयोग, अगर वो आपस में परिचर्चा होगी तो हमें विचारों का आदान प्रदान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही है। ऑप्शन डी कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, तो परिचर्चा प्रणाली से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ पे सही है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सी और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस कक्षा में संबंध थीम रिलेशन थीम के लिए उपयुक्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में संबंध थीम के लिए उपयुक्त होगा? रोल प्ले, व्याख्यान संचालन, प्रयोग, प्रदर्शन। तो यहाँ पे व्याख्यान संचालन इसके लिए नहीं होगा, ना ही प्रयोग होगा, ना ही प्रदर्शन होगा। हमारा जो रोल प्ले होगा ये संबंध थीम